हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बातचीत करेंगे। इसका संदर्भ ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये जो क्राइसिस एमर्ज हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, ये संभवतः सबसे बड़ा क्राइसिस है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था वो किसी बड़े वॉर को रोकने का था, वॉर की संभावनाओं को समाप्त करने का था। वैसे में जब पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ देख रही है तो ये लाजमी है कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानें, किस संदर्भ में उसकी स्थापना हुई थी और ये कैसे काम करता है। हाँ दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद हुआ था। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया था, जिसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, इसके पीछे अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन के डिस्कशन पर ये आधारित था, जो कि डम्बर्टन ओक में हुआ था 1944 में। हाँ, 1944 में डम्बर्टन ओक में जो इनके बीच एक सहमति बनी थी, ब्रिटेन, चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, यही यूएन चार्टर में तब्दील हुआ। और वो उसी यूएन चार्टर के ऊपर आधारित है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि अक्टूबर 1945 से फंक्शन कर रहा है। राइट। इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में हम जानते हैं कि क्या लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है प्रिजर्व पीस एंड एलिमिनेट वॉर, यानी विश्व के अंदर शांति की स्थापना करना और किसी वॉर को रोकना इसके मुख्य लक्ष्य हैं। रिमूव द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो विवाद के कारण हैं, जो लड़ाई के मुख्य कारण हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कारण हैं, उनको दूर करना। और इसके लिए ये आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक तरीके से क्या है, पहल करते हैं ताकि उस कंडीशन को रिमूव कर दिया जाए जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तीसरा लक्ष्य है सेफगार्डिंग इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल एंड नेशन, यानी मानवाधिकार की सुरक्षा, लोगों के अधिकार की सुरक्षा और राष्ट्र के अधिकारों की सुरक्षा करना भी इसके लक्ष्य में शामिल है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से मुख्य ऑर्गन हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन हैं, जिसमें कि एक है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देन सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। देन आखिर में ट्रस्टीशिप काउंसिल, SHIP, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 ऑर्गन हैं जिनके थ्रू यूएनओ काम करता है। तो इसमें अलग अलग जो इसके ऑर्गन्स हैं, सबके अलग अलग काम हैं। अब हम ब्रीफली ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के क्या काम हैं, क्योंकि आज का जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें इन दोनों की सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो इसमें जो यूएनजीए है उसके बारे में ये है कि ये सभी राष्ट्रों का एक सम्मिलित काउंसिल है, जनरल असेंबली है,
जिसमें कि अभी 193 मेंबर है, 193 मेंबर्स हैं और सभी मेंबर्स को एक एक वोट देने का अधिकार होता है। जनरली साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है और वो सितंबर के महीने से स्टार्ट होकर अगले 3 महीनों तक चलती है, जहाँ पे कि उसके बजट और जो वर्क्स वगैरह चल रहे होते, जो कामकाज चल रहे होते हैं, उनके सुपरविज़न की बातचीत वगैरह होती है। लेकिन अगर वर्ल्ड के सामने कोई एमिनेंट थ्रेट हो, कोई खतरा हो, कोई वॉर चल रहा हो, तो इसकी मीटिंग कॉल की जा सकती है। तो अभी जो मीटिंग कॉल की गई है उसी संदर्भ में UNGA की मीटिंग कॉल की गई थी। जो अभी क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन का, उसी कॉन्टेक्स्ट में UNGA की मीटिंग बुलाई गई थी, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या कार्य करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? टू डिस्कस एंड मेक डिसीजंस अबाउट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा करता है और उस पर निर्णय लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके अलावा टू इलेक्ट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और अभी इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स का चुनाव करना भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कार्य में से एक है। देन टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ मेनी अदर UN बॉडीज़। जो दूसरे UN बॉडीज़ हैं उनके कामकाज कैसे चल रहे हैं और क्या उसमें प्रगति या किस तरीके के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करना ये ज़रूरी समझते हैं। अब हम समझते हैं कि जो निर्णय की प्रक्रिया है वो निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ज़्यादातर सामान्य जो निर्णय होते हैं उसे बहुमत के आधार पर लिया जाता है, यानी यहाँ पे कंसेंसस रिक्वायर्ड नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ये लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक कमी थी जहाँ पे कि कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते थे। तो वहाँ से एक लेसन लर्न करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के जनरल असेंबली के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं, ज़्यादातर निर्णय साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय से मतलब है या तात्पर्य है कि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना या उसकी सदस्यता समाप्त करना, या किसी देश के बीच अगर युद्ध चल रहा है तो उस पर कोई निर्णय लेना, ये सभी क्या है, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस माने जाते हैं UNGA के मीटिंग में। तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है और इसकी कोई मीटिंग नहीं होती, ये ऑन गोइंग बेसिस पर क्या है, इनकी सिटिंग जारी रहते हैं। दे सिट इन परमानेंट सेशन, यानी इनके मेंबर्स लगातार वहाँ पे सेशन में होते हैं और एंड देयर फंक्शन इज़ टू डील एज द क्राइसिस एमर्ज। जब कभी भी कोई क्राइसिस एमर्ज होगी तो उसको वो तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या है, टेकअप करते हैं। और जो भी यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री निर्णय भी क्यों ना हो, उसमें 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर सिक्योरिटी काउंसिल ही ये निर्णय लेता है कि किसी देश के ऊपर आर्थिक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने हैं या फिर इकोनॉमिक सैंक्शन के साथ साथ वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन भी लेना है तो भी सिक्योरिटी काउंसिल ये निर्णय लेता है। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब UNO बनाया गया था तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 11 मेंबर होते थे। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो टोटल मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो 11 थे, 5 + 6,
ये जो 5 है वो परमानेंट 5 है, जिसमें कि आपको पता होगा सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, देन ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा 6 मेंबर नॉन परमानेंट थे जिनको हर 2 साल के लिए चुना जाता था। 1965 में इसको चेंज करके 5+10 कर दिया गया और इस तरीके से अभी टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट मेंबर हैं। ध्यान रहे कि सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास ही वीटो पावर होते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई मिलिट्री एक्शन लेना है या इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है वर्ल्ड के लिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये रेजोल्यूशन लाया जाता है और इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 9 वोट चाहिए होते हैं, यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि किसी भी परमानेंट मेंबर ने वीटो नहीं किया हो। अगर वो वीटो करते हैं तो इसका मतलब वो निर्णय नहीं लिया जाएगा और यही परमानेंट मेंबर्स के सिक्योरिटी काउंसिल में होने का फ़ायदा होता है किसी देश को, राइट। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि कोई एक देश वीटो कर रहा हो और वो निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो। ऐसा 1950 में ये क्राइसिस एमर्ज हुआ था जब कोरियन वॉर चल रहा था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। तो वैसी स्थिति में सोवियत संघ ने वीटो किया था। तो जो जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया था और ये कहा था कि अगर ऐसे मामलों में जहाँ पे कि निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो, वहाँ पे जनरल असेंबली अगर 2/3 मेजॉरिटी से किसी निर्णय को लेती है तो वैसे में सिक्योरिटी काउंसिल का जो निर्णय है उसके ऊपर इस निर्णय को प्रभावी माना जाएगा और उसको इन्होंने कहा यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है यूनाइटेड फॉर पीस रिजोल्यूशन। कहने का मतलब है कि इवन इफ अ परमानेंट मेंबर vetoes a decision, then also if General Assembly ratify the decision with 2/3 majority, then it can be considered as decision taken। हालांकि सोवियत संघ ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था और ये कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय के ऊपर कोई दूसरा निर्णय सुपरसीड नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल का निर्णय फाइनल होगा। लेकिन उस समय जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उन्होंने निर्णय लिया था और उन्होंने इंटरवीन भी किया था। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी ही परिस्थिति एमर्ज हो रही है जबकि सोवियत संघ यानी सोवियत संघ के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के तौर पर रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया था जब यूक्रेन के मामले को लेकर, यूक्रेन और रूस के युद्ध के मामले को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि इमीडिएटली रसिया को अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने चाहिए। वैसी ही स्थिति आज भी एमर्ज होते दिख रही है। तो जहाँ तक सिक्योरिटी काउंसिल के इफ़ेक्टिवनेस की बात हम करते हैं तो वैसे में ये देखा गया है कि जब कभी भी कोई बड़ी शक्ति यानी जो परमानेंट मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, तो वैसे में यूनाइटेड नेशंस के जो निर्णय होते हैं वो इतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं और वैसी स्थिति में जो वर्ल्ड है हमेशा बटा हुआ दिखता है। जैसे कि आज दिख रहा है, एक तरफ वेस्टर्न अलाइज हैं, नेटो और अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ रसिया और दूसरे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे कि रसिया को ऐसा लगता है कि जो उसके लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जबकि नेटो और वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि ये रशियन
एग्रेशन है और उन्होंने इसे इन्वेजन कहा है। अल्टीमेटली इससे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और सफरिंग हो रही है। वॉर एक ऐसी स्थिति थी जिसे लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजुलाइज करना छोड़ दिया था, लेकिन फ़िलहाल वैसी ही स्थिति एमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। अभी जो एमर्जिंग सिचुएशन है उसमें ये देखना है कि यूएन कितनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे कि हाउ इफ़ेक्टिव यूएन हैज़ बीन सो फार। अब तक यूनाइटेड नेशंस कितना इफ़ेक्टिव रहा है वर्ल्ड के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।